द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सोलंकी ज्योग्राफी की एक और क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें अपन चैप्टर नंबर अब 6 की तरफ बढ़ेंगे, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, हम आर्थिक क्रिया की बात कर रहे थे, जहां पर अपन ने बात की कि मानव इस धरातल के ऊपर कुछ क्रियाएं करता है जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है। हमने प्राथमिक क्रिया में पढ़ा कि मानव के वे सभी क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, वे प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। उसके बाद में हमने द्वितीय क्रियाकलाप वाले चैप्टर में बात की थी कि भाई प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त कच्चे माल को स्वरूप बदलकर उसका उत्पादन करना, ये द्वितीय क्रियाकलाप में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं तृतीय क्रियाकलाप। जहां हमने प्राथमिक क्रियाकलाप में बात की थी कि मनुष्य के क्रियाकलाप जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में अपन ने बात की थी कि भाई प्राकृतिक रूप से जो कच्चा माल है उसका स्वरूप परिवर्तन किया जाता है। अब तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, देखिए। तृतीय क्रियाकलाप में इसका जो संबंध है वो अमूर्त सेवाओं से है, ठीक है। यानी कि इसमें इस क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है। तृतीय क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है किसी भी प्रकार का, यानी इसका सीधा सा संबंध किससे है, अमूर्त सेवाओं से है। किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन जो है इस क्रिया में नहीं किया जाता। इन क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, विशेषज्ञ, परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। और तृतीय क्रियाकलापों का संबंध जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप का जो संबंध है वो किससे है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। यानी किसी भी प्रकार की वस्तु का जो उत्पादन है वो इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। अपन बात करें कि भाई इसके निष्पादन जो है वो कौन किन के द्वारा होता है, तो विशेषज्ञ, परामर्शदाताओं द्वारा इसका निष्पादन जो है वो किया जाता है। अब इसके उदाहरण आएंगे कि कौन कौन से कार्य है वो तृतीय क्रियाकलाप में किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा शिक्षक, बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार आदि। ये क्या हो गए, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप के वर्गीकरण के बारे में। तो तृतीय क्रियाकलाप को जो है, जो वर्गीकरण है वो परिवहन, व्यापार, संचार व अन्य सेवा से जोड़ा गया, सेवा सेक्टर से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, व्यापार, परिवहन, संचार व अन्य सेवाएं इसके अंदर आएंगी। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है। यानी वस्तुओं का लेन देन जो है वो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। व्यापार किसे कहते हैं, वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। और व्यापार को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। व्यापार को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो व्यापार के दो प्रकार है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। किसे कहते हैं, थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन जो है वो बिचौलिए सौदागरों के एवं पूर्ति घरों के द्वारा गठित किया जाता है, ठीक है। अपन थोड़ी सी चीजों को समझते हुए चलते हैं। व्यापार क्या है, वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है, ठीक है। ये होता है, इसके प्रकार है थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार जो है किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, किनके द्वारा पूरे किए जाते हैं, तो ये जो बिचौलिए सौदागरों के द्वारा जो है संपादित किए जाते हैं थोक व्यापार। यहाँ एक चीज समझिए आप, एक श्रृंखला आपके सामने बनाई गई है जहां पर लिखा गया है उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता। यानी कोई भी वस्तु का निर्माण यदि हो रहा है तो उसे इन चेन से गुजरना पड़ता है, यानी इन लोगों से होकर उपभोक्ता तक वो सामान पहुंचाया जाता है। यानी किसी कंपनी द्वारा यानी उत्पादक केंद्र द्वारा कोई वस्तु बनाई गई है
तो वहां से पहले वह थोक व्यापारी यानी बिचौलिए सौदागरों के पास पहुंचती है और बिचौलिए सौदागर डायरेक्ट उपभोक्ता तक ना पहुंचाकर उसे क्या करते हैं, पहले फुटकर व्यापारी को बेचते हैं और फुटकर व्यापारी से जो उपभोक्ता है वो उस वस्तु को खरीदते हैं। यानी कि एक जो श्रृंखला बनी, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाने की जो प्रक्रिया बनी, ये थोक व्यापार व फुटकर व्यापार से होकर गुजरती है। तो थोक व्यापार किसे होते हैं? थोक व्यापार का गठन बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिग्रहों द्वारा किया जाता है। अब बात कर ले अपन फुटकर व्यापार कौन से होते हैं? वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, जैसे स्वचालित दुकान और रेहड़ी। यानी कि आप ये याद रखिए फुटकर व्यापार में कि भाई फुटकर व्यापारियों का जो सीधा संबंध है वो किससे है? वो उपभोक्ताओं से है। उपभोक्ताओं को जो सामान मिलता है वो कहां से मिलता है? फुटकर व्यापारियों से मिलता है। अब अपन बात करते हैं व्यापारिक केंद्र। क्या होते हैं व्यापारिक केंद्र? व्यापार वस्तुतः उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है। व्यापारिक केंद्रों का उद्देश्य लाभ कमाना है। यह समस्त कार्य नगरों व कस्बों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यानी कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? जहां वस्तुएं जो है उनका क्रय विक्रय किया जाता है। व्यापारिक केंद्रों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है और ये जिन नगरों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं वो वहां की जो स्वाभाविक रूप से वस्तुएं उनको चाहिए होती है वो उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। अब इन्हीं व्यापारिक केंद्रों के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। बहुत बार प्रश्न आता है इसमें से कि भाई व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में क्या अंतर होता है? विपणन केंद्र का मतलब होता है व्यापारिक केंद्र। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रामीण विपणन केंद्र की बात करते हैं। तो ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ग्रामीण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फटाफट पॉइंट आप देखेंगे, ग्रामीण विपणन केंद्र जो है वो निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये केंद्र स्थानीय संग्रहण व वितरण केंद्र की सेवा प्रदान करते हैं। स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवा जो है वो ग्रामीण विपणन केंद्र है वो प्रदान करवाते हैं। तीसरा, ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चौथा, इनमें सभी सेवाएं व्यक्तिगत व व्यावसायिक होती है। ये हो गया क्या? ग्रामीण विपणन केंद्र। अब अपन बात कर लेते हैं नगरीय विपणन केंद्र की। तो ये केंद्र अधिक विशिष्टकृत नगरीय सेवाएं प्रदान कराते हैं। पहला पॉइंट हो गया नगरीय विपणन केंद्र में कि ये जो केंद्र है ये अधिक विशिष्टकृत नगरीय सेवा प्रदान कराते हैं। दूसरा, ये केंद्र स्थानीय सेवा के साथ साथ विशिष्टकृत वस्तुएं प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, जो नगरीय विपणन केंद्र है ये क्या करते हैं? स्थानीय सेवाएं तो उपलब्ध करवाते ही हैं, इसके अलावा विशिष्टकृत सेवाएं भी लोगों तक पहुंचाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करवाते हैं। चौथा, ये केंद्र चिकित्सक, वकील, शिक्षक आदि सेवा भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं व सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की जो सुविधा है उसको क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। व्यक्तियों व सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की प्रक्रिया। ठीक है, व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सेवा क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। अब देखिए, व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जैसे मान लीजिए हमको एक स्थान से एक नगर से दूसरे नगर तक जाना है, तो उसके लिए अपने को किसी परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे परिवहन के किसी साधन की आवश्यकता होती है तो वो कम समय में अपने को वहां तक लेके जाता है। तो अपन बात करते हैं अब परिवहन सेवा की। तो परिवहन मुख्य सेवा है जो बाकी सभी सेवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन से जोड़ती है। ये बात इंपॉर्टेंट है परिवहन के लिए। जैसे व्यापार है, व्यापार को भी परिवहन जोड़ता है। ठीक है, व्यापार के लिए वस्तुओं को मंगाना
अन्य स्थानों से जैसे कच्चा माल मंगाना, परिष्कृत माल तैयार करना और उसको वापस जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये सारी प्रक्रिया परिवहन के माध्यम से ही पूरी की जाती है। बाकी जितनी भी सेवाएं हैं, शिक्षक है, वकील है, जितने भी हैं, वो क्या है, इसी से जुड़ी हुई है, परिवहन से जुड़ी हुई है सारी चीजें। ठीक है, इसलिए आया कि परिवहन मुख्य सेवा है जो बाकी सभी सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं परिवहन में नोड व योजक। दो चीजें आई है परिवहन में, नोड या योजक कार। सबसे पहले अपन देखते हैं नोड क्या होता है। दो अथवा दो से अधिक मार्गों की संधि स्थल, उसका उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे बना हुआ कोई कस्बा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। योजक की बात करें, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। अब हम परिवहन की तरह एक और परिवहन जैसा ये कारक पर्यटन, उसकी बात करें। ठीक है, पर्यटन भी वही है कि ये भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला काम करता है। परिवहन और पर्यटन में फर्क कितना है कि भाई परिवहन करना एक तरह से लोगों की मजबूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते हैं तो उनका कोई उद्देश्य होता है, लोग कमाने के लिए जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं को मंगाने के लिए भी अपन परिवहन साधनों का उपयोग करते हैं, तो वो मजबूरी है। पर्यटन क्या है, व्यक्ति अपने आनंद के लिए भी क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो देखते हैं पर्यटन क्या है। पर्यटन एक यात्रा है और यात्रा के साथ साथ पर्यटन भी क्या है, एक सेवा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यानी आमोद प्रमोद, मन को खुश करने के लिए लोग पर्यटन करते हैं, यानी कि ऐसे स्थानों पर भ्रमण करते हैं। छुट्टियां जैसे ही लोगों की होती है तो लोग सोचते हैं कि छुट्टियों के अंदर अपन उधर घूमने के लिए चलते हैं, उस स्थान पे घूमने के लिए चलते हैं। तो उससे क्या है, माइंड के अंदर जो कचरा रहता है, माइंड के अंदर जो टेंशन होती है, उसको व्यक्ति भूल के क्या है, उस आनंदमय जीवन को कुछ पल के लिए जीने के लिए जाता है, अस्थायी तौर पे पर्यटन करता है। जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में लोग घूमने के लिए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग घूमने के लिए जाते हैं, एक तरह से मनोरंजन करना, वो क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। व्यक्ति छुट्टियों के समय में कुछ समय के लिए पर्यटन जो है वो करता है। ये नहीं हुआ कि रोज पर्यटन करने के लिए अपन चले जाएं कहीं पे, नहीं, पर्यटन का मतलब हो गया घूमना फिरना। ठीक है, तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर थोड़े समय के लिए मनोरंजन करने के लिए किसी स्थान पर जाते हैं। अब अपन बात करेंगे पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक। वे कौन से कारक है जो पर्यटन सेवा को प्रभावित करते हैं प्यारे बच्चों। तो पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक आता है मांग। लोगों की मांग कितनी है पर्यटन को लेकर। देख रहे हैं कि धीरे धीरे पर्यटन की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हुआ है। पहले लोग घूमना फिरना कम पसंद करते थे, ये रीजन नहीं बता सकते कि भाई लोग है घूमना फिरना कम पसंद करते थे, शायद पहले परिवहन के साधन पर्याप्त ना हो। आज परिवहन के साधन पर्याप्त हो गए तो लोग जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इसके अलावा सुविधाएं जो है वो भी लोगों को अपनी ओर प्रभावित करती है। भाई लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ घूमने के साथ साथ उनको कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है, और चीजों के लिए उनको सामान भी चाहिए, वो उपलब्ध होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मांग की। तो विगत एक शताब्दी में यानी इन 100 वर्षों के अंदर जो परिवहन की मांग अपने को है वो बढ़ने को देखने को मिली। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग बढ़ी है। उच्च जीवन स्तर तथा घूमने के लिए अधिक लोग पर्यटन करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया किसका, पर्यटन की मांग। ठीक है, पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक या पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया पर्यटन की मांग। उच्च जीवन स्तर जीवन जीने के लिए व्यक्ति विगत एक शताब्दी से क्या कर रहा है, पर्यटन कर रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर ले भूदृश्यों की। तो व्यक्ति जो है ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करता है भाई जहां पर उसको भूदृश्य अच्छे मिले। कैसे दृश्य व्यक्ति के मन को बहुत ही अधिक आनंदित कर देते हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर व्यक्ति जब घूमने के लिए जाता है तो नीचे की जो हरियाली है व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर देती है। व्यक्ति सारे घर की टेंशन है, सारी फिक्र है, वो छोड़कर उन भूदृश्यों के अंदर अपना आनंद महसूस करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
व्यक्ति जो है झीलों के किनारे घूमने गया, समुद्री तट के किनारे घूमने गया, तो वह आनंद प्राप्त कर सके, ऐसे भूदृश्य हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, भूदृश्य व्यक्ति ऐसे स्थानों पर पर्यटन करने के लिए जाते हैं जो भूदृश्य व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, जैसे पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र है, झीलें हैं, समुद्री तट है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा हो गया? भूदृश्य। तीसरा पॉइंट है इतिहास व कला। इतिहास व कला, कहते हैं ना भारत की तो इतिहास और कला काफी गौरवमयी रही है, काफी गौरवमयी रही है। आज हम पुराने किलों को, पुरानी चित्रशैलियों को देखते हैं, उनके बारे में जब अपन इतिहास में पढ़ते हैं और जब कभी घूमने के लिए हम उन किलों में जाते हैं तो हमें वो सारी चीजें पता चलती है, उन किलों के बारे में बताइए कि यहाँ पर रानियां रहा करती थी, यहाँ पर राजा राज किया करते, तो अपने को एक गौरवान्वित महसूस होता है और हम उस पुरानी चीजों में जाने की कोशिश करते हैं कि शायद व्यक्ति कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो। इतिहास व कला, किसी भी क्षेत्र का इतिहास व कला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे किले, महल व चित्रशैलियां। अगला लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, जलवायु। ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। जैसे मान लीजिए कोई लोग है वो गर्म प्रदेशों में रह रहे, तो उनको गर्मी गर्मी में एक व्यक्ति रह रहा है हर टाइम, ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए आनंद लेने के लिए कैसे मौसम में जाएगा? ठंडे मौसम। अब राजस्थान वालों की बात करें, राजस्थान में इस टाइम पे गर्मी हो रही है भयंकर वाली, तो अब राजस्थान वाले क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश जाएं, शिमला जाएंगे, ठीक है, सिरोही, माउंट आबू में घूमने के लिए जाएंगे, यानी ठंडे स्थानों पर घूमने के लिए वो लोग है वो जाएंगे, तो वहां का थोड़ा सा आनंद है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई है यूरोप महाद्वीप वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, वो लोग अपने राजस्थान की गर्मी में लू के अंदर तपने के लिए आते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके यहाँ पर हर टाइम ठंडी ठंड रहती है। तो ठंडे मौसमों को छोड़कर वो कैसे प्रदेशों में आते हैं? गर्म मौसमों में आते हैं और यहाँ के जलवायु का आनंद लेते हैं एक तरह से। अरे भाई अपने को नहीं चाहिए क्या वो चीज? अपने को कैसा मौसम चाहिए? अब गर्मी है तो अपने को ठंड चाहिए, ठंड होती है तो अपने को कैसे चाहिए? गर्मी चाहिए, वही चीज इनके अंदर है। तो जलवायु कैसे पर्यटन कारकों को प्रभावित करती है? कुछ ठंडे प्रदेशों में पर्यटक गुनगुनी धूप मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, वहीं गर्म प्रदेशों में लोग बर्फ व ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का अपना तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का पहला पार्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।